सो कहता है कि ये जो हाइट है, इस हाइट को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। फिजिक्स में आप डिटेल्स में पढ़िएगा। उसके बाद कहता है कि भैया आपके पास एक जो कंप्लीट वेव है, वन कंप्लीट वेव का जो लेंथ है, इस चीज को बोलते हैं वेवलेंथ, जिसको डिनोट किया जाता है लैम्डा से। ठीक है, तो ये किसी भी वेव की प्रॉपर्टी, ऐसा नहीं कि लाइट की कहानी है। ट्रांसवर्स वेव में एम्पलीट्यूड क्या है, वेवलेंथ क्या है, फिजिक्स में आप ऑलरेडी पढ़े, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करने जा रहा मैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो आपके पास टर्म आता है वेव से रिलेटेड, दैट इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, तो एक सेकंड में कितने वेव कहीं से पास किए, दैट इज फ्रीक्वेंसी, सिंपल भाषा में। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक सेकंड में कितने वेव पास किए। ठीक है, अब एक सेकंड में कितने वेव पास किए, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसको कहते हैं कि स्पीड ऑफ वेव जो है, दैट इज वी, जिसको स्पीड ऑफ वेव या स्पीड ऑफ प्रोपागेशन कहते हैं। इसको अगर वेवलेंथ से हम डिवाइड कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने वेव्स पास हो रहे हैं एक सेकंड में। ये जनरल वेव की प्रॉपर्टी है। अब कहता है कि चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसमें स्पेशल क्या होगा। इसमें स्पेशल ये है कि इसको किसी भी तरह का मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें किसी तरह का मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकता है। वैक्यूम में भी मतलब अगर मीडियम है तो चलेगा, मीडियम नहीं है तो भी चलेगा। इसलिए ये खास कैटेगरी ऑफ वेव में कंसिडर कर लिया जाता है, जहां पे ये मान के चला गया शुरू शुरू में कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल परपेंडिकुलर वेरिएशन दिखा रहा है। और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, उसका जो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन है, वो बिल्कुल उन दोनों के प्रोपागेशन प्लेन के जस्ट जहां पे वो कट कर रहे हैं, या फिर ऐसे आसान भाषा में बोल लो कि उन दोनों प्रोपागेशन प्लेन के जस्ट परपेंडिकुलर में ये वेव मूव करता है। फिजिक्स में आप डिटेल्स में पढ़िएगा, उतना नहीं जा रहा मैं। इतना सिंपल सा बस ये कहानी है कि समझो, अगर एक तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है, एक तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, ठीक है, तो आप समझिए कि वेव का डायरेक्शन इस साइड में होगा। मतलब इसको बनाते कैसे, देखो इसको ऐसे बनाते हैं। ये मान लो कि कोई एक प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है। ये आपके पास समझ लीजिए कि वाई जेड प्लेन ऐसे बना दिया। ठीक है, तो एक तरफ आपका ये, इस वाली तरफ वाला मैग्नेटिक फील्ड मान लो, इस तरफ वाला आप मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस तरफ आपका जा रहा है वेव। ठीक है, तो ये आपके पास कहानी है बेसिकली किस तरीके से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज मैं कह रहा हूँ कि आपके पास वेव का प्रोपागेशन कैसे होगा। वो तो इस तरीके से आपका वेव चल रहा होता है, जिसको किसी भी तरह का कोई मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खास बात थी। अब कहता क्या है कि अगर कोई भी चीज वेव ही नेचर दिखाएगा, तो उसके अंदर में कुछ खास तरह की प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। जैसे ह्यूमन प्रिंसिपल की कहानी जो आप बहुत बाद में पढ़िएगा। उसके अलावे आपके पास डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, ये सारी चीजें दिखाएंगे। तो अगर वो वेव है, तो वेव के अंदर में इस तरह की प्रॉपर्टी होगी, इंटरफेरेंस की होगी, डिफ्रैक्शन की होगी। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी वो रख रहा होगा। ये लाइट के पास ये सारी चीजें थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था तो उसके पास ये सारी प्रॉपर्टी थी, तो माना गया कि लाइट जो है एक वेव है। बट बाद में क्या हुआ कि लाइट में कुछ ऐसी भी चीजें ऑब्जर्व की गई जो एक्चुअली वेव की प्रॉपर्टी थी नहीं। जिसमें से सबसे फेमस जो है, जो सबसे फेमस ऑब्जर्वेशन है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद है ब्लैक बॉडी। इसके बाद एक और भी चीज होती है, दैट इज कॉम्पटन इफेक्ट। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे किसी भी बॉडी का, किसी भी मटेरियल का हीट कैपेसिटी, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में बता रहा होता है, दैट इज पार्टिकल नेचर। वो अपने लिए काम का नहीं है, रेलेवेंट नहीं है, इसलिए उस पर जा नहीं रहा। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसी थी जो बताती थी कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर एग्जिस्ट करता है। सवाल उठता है कि भाई ठीक है, ये तो समझ गए कि पार्टिकल नेचर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ये अलग है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो खैर जो भी प्रॉपर्टी थी ये उससे कुछ अलग भी दिखा रहा है। अब अपन देखते हैं कहानी कि आखिर ऐसा क्या हुआ इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि हमने कहा कि ये वेव ना दिखा के पार्टिकल नेचर दिखा रहा है। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखिएगा जो अपने काम का है, दैट इज फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है स्पीड ऑफ वेव बाय वेवलेंथ। ठीक है, नेक्स्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, देखो एक डायग्राम है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। हाँ, सो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी है।
ये क्या कहता है कि अगर एक फोटोन आ रहा है, ये मान लो फोटोन है, बोला गया कि लाइट जो है वो कुछ और नहीं है, फोटोन पार्टिकल से बना है। पहले बोला गया था इसको क्वांटा है, क्वांटा के बाद इसको मॉडिफाई करके कह दिया गया फोटोन है। ठीक है। तो कहता है ये जो फोटोन पार्टिकल जब आता है तो ये अपना पूरा पूरा एनर्जी टकराने पे किसी मेटल सरफेस को ट्रांसफर कर देता है इलेक्ट्रॉन को। और इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलता है तो ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करके यहाँ से बाहर निकल जाता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ एक फोटोन जो है वो मैक्स टू मैक्स एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है। मतलब ये कभी नहीं हो सकता कि आपके पास फोटोन आए और एक फोटोन खूब सारा एनर्जी लेके आप 10-15 इलेक्ट्रॉन निकाल दे, नहीं। वो या तो एक भी नहीं निकालेगा या खूब से खूब निकालेगा तो एक निकालेगा। और एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन तभी निकल सकता है जब इस फोटोन के पास पार्टिकल नेचर हो। पार्टिकल नेचर का मतलब क्या हुआ, जैसे बॉल टाइप की चीज हो। अगर वेव होता तो वेव तो भूत टाइप की चीज है कि जो हर जगह एक टाइम में अवेलेबल है। एक ही पॉइंट पे 10 तरह के वेव अवेलेबल हो सकते हैं, 10 वेव अवेलेबल हो सकते हैं। लेकिन एक ही पॉइंट पे पार्टिकल सिर्फ एक होगा। एक ही वेव जो है वो 10 जगह एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन पार्टिकल जो है वो एक जो पार्टिकल है वो किसी दूसरे को हिट करेगा तो सिर्फ उसी को ट्रांसफर करेगा, किसी तीसरे को ट्रांसफर करने वाला नहीं है। तो ये सेम प्रॉपर्टी यहाँ देखने को मिलता था कि एक जो वेव का पार्टिकल है, मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। तो मतलब अब वो वेव नहीं रहा, वो एक्चुअली पार्टिकल नेचर दिखा रहा है। मैक्स टू मैक्स वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकता था। आसान भाषा में सिंपल तरीके से समझो कि इसका जो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ और उस मोमेंटम की वजह से यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना है, इसी चीज को कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों फोटो इलेक्ट्रिक? क्योंकि भैया पहले तो ये फोटोन से जनरेट हुआ और इलेक्ट्रॉन के निकलने का मतलब यहाँ पे आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी। तो फोटोन और इलेक्ट्रिसिटी को रिलेट करने वाली कहानी है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सवाल उठता है भाई साहब कि जो इलेक्ट्रॉन निकला उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, कब इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा, ये सारी कहानी 2 मिनट बाद इस पे आएंगे। इससे पहले एक और भी जो थियरी थी उस पर बात कर लेते हैं जरा सा, दैट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन की कहानी क्या है? कहता है कि अगर आपने स्पेक्ट्रल रेडियंस और वेवलेंथ के बीच में अगर आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा जैसा आपको सामने दिख रहा है। अब इसमें कहता है ना कि अगर ये पार्टिकल नेचर ना दिखा के वेव नेचर दिखाए तो उसका ग्राफ ये होना चाहिए, जिसको बोलते हैं क्लासिकल थियरी। मतलब आप सिंपल समझ लीजिए कि आपके पास स्पेक्ट्रल रेडियंस और वेवलेंथ का ग्राफ इस तरीके का आता, मतलब ये अगर ये तब होता जब अपने पास मान रहे होते कि लाइट इज अ वेव। लेकिन जब पार्टिकल मान रहे हैं तभी जाके ये पहाड़ जैसा ग्राफ पॉसिबल होता है। और ये वेव में ऐसा ही क्यों ग्राफ पॉसिबल होता है क्लासिकल थ्योरी में या फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़िएगा। ठीक है। सब सवाल उठा कि भैया इतने सारे जो ऑब्जर्वेशन हैं, इसका मतलब कि लाइट जो है वो वेव नहीं है, पार्टिकल है। इतने सारे ऑब्जर्वेशन तो ही बता रहे हैं। सो फाइनल कंक्लूजन यहाँ से निकला कि नहीं भैया, ऐसा है कि लाइट ना ही सिर्फ वेव है ना ही सिर्फ पार्टिकल है। कुछ चीजें हैं जो वेव को सपोर्ट करती हैं उसकी प्रॉपर्टी, कुछ पार्टिकल को सपोर्ट करती हैं। सो यहाँ से कंक्लूजन ये निकाला गया कि लाइट जो है वो ना ही सिर्फ वेव है ना ही सिर्फ पार्टिकल है, इसके पास है डुअल नेचर। तो इसके बाद से मान लिया गया कि लाइट जो है ये एक्चुअली डुअल नेचर रखता है। डुअल नेचर रखता है, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टिकल एंड वेव। अब सवाल उठता है कि अगर डुअल नेचर रखता है तो लाइट के एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि वेव के हिसाब से निकालेंगे तो एनर्जी अलग आएगा, पार्टिकल के हिसाब से निकालेंगे तो अलग आएगा। देखा ये गया कि चाहे पार्टिकल मान के निकालो या वेव मान के निकालो, चाहे एक यूनिट वेव ले लो या फिर एक फोटोन ले लो, माना ये गया कि दोनों ही केस में जो एनर्जी आ रही थी, जो देखा गया, वो एनर्जी थी दैट इज इक्वल्स टू, वो जो एनर्जी आती थी वेव मानते थे तो या पार्टिकल मानते थे तो, दोनों केस में। सो लाइट की जो एनर्जी आती थी जब वेव माना तो बोला गया एच न्यू है, जब पार्टिकल माना गया
तो बोला गया कि दैट इज एच सी बाई लेमडा है। और यहाँ पे एच सी बाई लेमडा, यहाँ न्यू इज फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे सी बाई लेमडा का मतलब है सी है दैट इज स्पीड ऑफ वेव, और लेमडा को माना गया दैट इज वेवलेंथ। तो देखा गया कि आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे आप वेव लीजिए चाहे आप पार्टिकल लीजिए, दोनों ही केस में लाइट की जो एनर्जी है वो सेम आ रही है, दैट इज एच न्यू या फिर एच सी बाई लेमडा। तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप जो मानना है मानिए, एनर्जी ऑफ फोटोन या एनर्जी ऑफ वेव दोनों ही केस में वैल्यू सेम आ रहा है। और यहाँ से बोल दिया गया कि भैया लाइट जो है वो डुअल नेचर आपके पास दिखा रहा है, उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। ठीक है। फोटोन क्या होता है? तो फोटोन का सीधा सा मतलब है दैट इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, फोटोन या फिर क्वांटा। ठीक है, इसका मतलब होता है पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है। सो ये है कहानी अपने पास लाइट की, कि लाइट होता क्या है, लाइट के पास कौन सा नेचर है। यहां तक में अगर किसी को कोई समस्या है तो मुझे फटाफट से बता दो, फिर थोड़ा बहुत इस फॉर्मूले पे आगे पीछे खेलेंगे जो अपन बचपन में भी किए हुए हैं वेव के रिगार्डिंग, और फिर थोड़ा सा आगे बात करेंगे। डन है, चलिए। तो यहाँ से कुछ कुछ फॉर्मूला अपने पास आ गया कि एनर्जी इक्वल टू एच सी बाई लेमडा या फिर एच न्यू। यहीं से हमको ये भी दिख रहा है कि न्यू बराबर सी बाई लेमडा होता है, जो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही बात किए थे। तो एक और भी फॉर्मूला अपने पास आ गया, दैट इज फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ वेव अपॉन वेवलेंथ। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड है उसको डिनोट किया जाता है सी से। वैल्यू होती है इन गैस या फिर इन वैक्यूम, इन दोनों ही केस में इसको मानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, गैस और वैक्यूम में। ठीक है। कोई दूसरा मीडियम रहा तो उसमें मैं आपको मेंशन कर दिया जाएगा, लेकिन अगर गैस रहा या वैक्यूम रहा तो आपके पास यही कहानी रहने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है इसके रिगार्डिंग कुछ और भी चीजें, जैसे वेव नंबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है केमिस्ट्री में। तो वेव नंबर का मतलब क्या है, पहले तो ये समझते हैं। तो देखो वेव नंबर को अधिकतर जगह, पहले तो ये समझाता हूं, अधिकतर जगह न्यू के ऊपर बार बनाकर दिखाते हैं। कुछ जगह पे वेव नंबर को डिनोट करने के लिए लेमडा के ऊपर भी बार लगा दिया जाता है। ठीक है। तो या तो न्यू के ऊपर बार या तो लेमडा के ऊपर बार, दोनों ही चलता है। ये मैं बता दे रहा हूँ, दोनों ही चलता है। अधिकतर जगह न्यू के ऊपर बार यूज करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि लेमडा के ऊपर वाला बार इस्तेमाल नहीं होता। अब वेव नंबर का मतलब क्या है? देखो वेव नंबर का मतलब होता है कि 1 मीटर लेंथ में, अगर 1 मीटर का लेंथ ले लूं मैं, तो इस 1 मीटर के लेंथ में कितने नंबर ऑफ वेव्स आ रहे हैं, दैट इज सिंपली वेव नंबर। अब देखो यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो अगर 1 मीटर था तो यहाँ पे एक कंप्लीट वेव, ये सेकंड कंप्लीट वेव। सेकंड कंप्लीट वेव का मतलब हुआ वो वेव जो कि एक कंप्लीट वेवलेंथ पूरा कर रहा है। वन कंप्लीट वेव को हम मान रहे हैं यूनिट वेव। ठीक है। सो एक दो, यहाँ पे हो गया 3, और यहाँ पे हो गया 3.5। ठीक है। सो 1 2 3, 3.5, तो हम बोलेंगे कि दिस वेव नंबर विल बी 3.5। डन है। अब कहता है कि भैया इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो कुछ और नहीं है, 1 मीटर डिवाइड बाई वेवलेंथ। यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना अपने को कि वेव नंबर होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। नेक्स्ट इसी तरह से एक मिलता जुलता और भी टर्म है, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। तो जैसे ये एक तरीके से वेवलेंथ का इनवर्स था, उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी का जो इनवर्स होता है इसको बोल रहे होते हैं टाइम पीरियड, दैट इज 1/न्यू। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हमें पता है कि भैया फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है अपने पास हर्ट्ज। तो इसका यूनिट अगर आप चाहें तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं कि भैया इसका यूनिट हो जाएगा इनवर्स ऑफ हर्ट्ज या फिर सीधे सेकंड। तो आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, या तो हर्ट्ज बोल लें, हर्ट्ज का इनवर्स, या फिर सेकंड बोल लें। जो भी आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो वेव से रिलेटेड है, जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। यहां तक में कोई समस्या है तो फटाफट से बता दो, अपन बात करें फिर आगे बढ़े, क्वेश्चन करें। नो सर। डन है? चलिए बढ़िया। ठीक है। सो अपन आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। और लास्ट क्लास में मैंने जो लेक्चर दिया, जो लेक्चर आपको पीडीएफ किया हुआ था, उसमें कुछ क्वेश्चंस थे, मैं उन क्वेश्चंस को वापस से ला रहा हूँ और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है।
तो एक क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। बोलता है बताइए वेवलेंथ कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, वेव नंबर कितना होगा एक लाइट का जिसका टाइम पीरियड दिया है 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड्स। फटाफट से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व हो जाना चाहिए। हाँ थोड़ा कैलकुलेशन है, टाइम लग सकता है, दैट इज डिफरेंट थिंग। हो गया सर। जस्ट मिनट में देख रहा हूँ एक second। हाँ ओके, सो आपके पास बहुत लोगों ने फ्रिक्वेंसी भेजा हुआ है, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं फटाफट से क्या होगा। मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, आप एक बार मैच करके देख लीजिए। आंसर मुझे ध्यान नहीं है इसका एग्जैक्टली, तो कैसे किया है बस ये देख लीजिए। तो टाइम पीरियड आपके पास दिया है, तो आप बता सकते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होगा। दैट न्यू इक्वल्स टू 1/τ। आसान सा है फॉर्मूला, बस आपको लगाते जाना है। फ्रीक्वेंसी यहाँ से आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको वेवलेंथ चाहिए तो वेवलेंथ बराबर आप लगा सकते हैं लैम्डा इक्वल्स टू c/न्यू। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास वेवलेंथ आ जाएगा। वेव नंबर पूछा है, तो वेव नंबर आप बता सकते हैं lambda दैट इज by 1/λ। ठीक है, आई गेस यही तीनों आपने फॉर्मूला लगाया होगा, सॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, डन है क्या? यस सर। okay. ठीक है, यस सर। आंसर चेक कर लेना, जिसके भी जो भी आंसर है आंसर एक बार खुद से चेक कर लेना, मैथ से कैलकुलेशन बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोलता है बताइए कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होगा अगर लाइट सोर्स का फ्रीक्वेंसी है 1000 हर्ट्ज और वेवलेंथ है 300 नैनोमीटर। दो केस दिया हुआ है, दोनों फॉर्मूला आपको सिखा दिया। फ्रीक्वेंसी दिया तो क्या लगाना है, वेवलेंथ दिया तो क्या लगाना है, फटाफट से लगाइए, सॉल्व कीजिए। सर बस आपका आवाज प्रैक्टिकली। इको हो रहा है। एक सेकंड, अभी भी हो रहा है क्या? एक्चुअली फोन की आवाज है ना, वो काफी करीब में रखा हुआ, इससे चला जा रहा है। अभी ठीक है ना? नहीं सर अभी भी हल्का हो रहा अच्छा अभी मैं बता रहा हूँ, बहुत दूर लग रहा है, एक second। अब ठीक है? है। यस सर अब ठीक। हाँ ठीक है, फटाफट से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फ्रीक्वेंसी दिया है, वेवलेंथ दिया हुआ है, एनर्जी निकालना है। सर फर्स्ट पार्ट तो हो गया। फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है, सेकंड पार्ट करो। दोनों बस फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाना है, बात खत्म। कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है इसमें, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है।
अगर आप चाहें तो यहाँ पे एक शॉर्टकट भी होता है 1242 वाला शॉर्टकट, आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड वाले केस में वेवलेंथ अगर आपको दिया हुआ है तो आप वहां से एनर्जी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अच्छा वही किया है, ठीक है ठीक है। तो सेकंड वाले केस में लगा सकते हो, फर्स्ट वाले केस में थोड़ा तो एफर्ट देना ही पड़ेगा। सर सेकंड वाले केस में वैसे लाइट की स्पीड से कट भी जा रहा है ना 3 से 3। हाँ वो, अच्छा हाँ वो कैंसिल भी हो जाएगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, सही है। यस सर। हो गया सर। चलिए बढ़िया, ठीक है। सो बेसिकली फंडा यही था कि आपके पास फ्रीक्वेंसी दिया, आप सीधे सीधे यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए एच न्यू, यहाँ पे फॉर्मूला लगा लीजिए एच सी बाई लेमडा। दोनों आंसर जो आएगा वो जूल में आएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आए, अगर ऐसा दे दिया गया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए, तो एक तो तरीका वही था जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन, और नहीं तो आप यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला ये, अब देखिए यहाँ पे होना क्या है ना कि एच की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो एच और सी की वैल्यू आप जैसे पुट कीजिएगा और उसको जब आप कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, तो उस केस में आपके पास ना एक डायरेक्ट वैल्यू चली आती है, मतलब सारे कांस्टेंट की वैल्यू चली आती है। किस रेस्पेक्ट में, तो अगर आपके पास या तो वेवलेंथ दिया हो, वेवलेंथ दिया हो, या तो हो सकता है वो नैनोमीटर में दिया हो, या हो सकता है आपके पास वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये एंगस्ट्रॉम में दिया हो, किसी में भी हो सकता है दिया हो, ऐसा जरूरी नहीं कि नैनोमीटर में ही हमेशा मिले। तो कोई भी अगर आपको फॉर्म में मिल जाए तो आप डायरेक्टली एक फॉर्मूला अप्लाई, फॉर्मूला नहीं है बेसिकली वैल्यूज है और कुछ है नहीं, वो फॉर्मूला वो कहता क्या है कि आप सीधे सीधे यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, दैट इज 1242 या 1240 भी रखो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड बाई लैम्डा। सीधे सीधे इसको पुट करो, जो आंसर आएगा दैट विल बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, मन करे तो आप पूरा पूरा सॉल्व करके इस्तेमाल कर लो। कुछ लोगों ने सर इसका इस्तेमाल करके डायरेक्ट आंसर निकाला भी है, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, आप जैसे कंफर्टेबल आप वैसे कर सकते हैं। मैं पर्सनली रेफर नहीं करता, उसका रीजन है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि मतलब मुझे चीजें याद रखने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, तो रट्टा मार के याद रखने में थोड़ी सी समस्या होती है। मैं कभी कभी भूल जाता हूँ, इसलिए मैं रेफर ही नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि यार बेसिक कॉन्सेप्ट से जाए, दो थोड़ा 10 सेकंड 20 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम लगे, दैट्स फाइन, बट हाँ फॉर्मूला पता होना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए, पता है दैट इज वेरी गुड। डन है क्या? सर जो सेकंड वाला है उसमें जो वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया है, तो जूल में आंसर निकालने के लिए उसको मीटर कुछ में नहीं चेंज करना आप, करेंगे ना। हाँ बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट करो, बात खत्म, ठीक है। यस। हाँ तो जैसे आपको करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, आप उल्टा कर लो, जूल में दिया ही हुआ है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए बढ़िया, बढ़िया आगे। तो ये आपके पास कहानी हो गया, आप किस तरीके से एनर्जी एनर्जी निकाल रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। अब ये कहानी है आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रॉपर, तो मैं आता हूँ वापस से जरा सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। अब ये क्या कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, Just a minute। कहता है कि देखो भाई साहब, आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा और निकलेगा तो कितना एनर्जी रखेगा, इस चीज को समझने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका देके समझा रहा हूँ, ध्यान देना। मान लो जो फोटोन आ रहा है वो 100 रुपए लेके आ रहा है, ठीक है, मान लो फोटोन जो है या कोई इंसान है जो 100 रुपए लेके आ रहा है, ठीक है, ये 100 रुपए लेके आ रहा है। और एक यहाँ पे ये इंसान है जिसको बंधक बना के रखा गया और फिरौती की डिमांड की गई है कि भैया अगर कोई मुझे 90 रुपए देगा तब जाके इस इंसान को मैं यहाँ से फ्री करूंगा। इस मेटल सरफेस ने इस इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा है, बोला है कि भैया 90 रुपए की फिरौती दोगे तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करूंगा। एक फोटोन आता है 100 रुपए लेके, अगर इसको 90 रुपए उसने ट्रांसफर कर दिए तो बच गया 10 रुपए। 10 रुपए वो इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा और बोलेगा तू चलते बने यहाँ से। 90 रुपए वो मेटल सरफेस को देगा, बोलेगा जाओ तुम लेके, और 10 रुपए इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, बोले तुम यहाँ से लेके निकल लो। ये सेम कहानी होता है इस पूरे पूरे सिस्टम में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कि कहता है सर कि समझ एनर्जी नहीं ऑफ आया, फोटोन, कैसे बोलो, मुझे समझ नहीं आया सर।
ठीक है, मैं वापस समझाता हूँ। कहता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो दो जगह बटेगा। पहले तो इस इलेक्ट्रॉन को इस सरफेस से फ्री कराने के लिए, और दूसरा कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में। यही कहानी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। सो बेसिक फंडा यही है कि एनर्जी ऑफ फोटोन, मैं यहां लिख रहा हूं, एनर्जी ऑफ फोटोन ये इक्वल टू होगा किसके, तो दैट इज बाउंडिंग एनर्जी, या जिसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होगा किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, इसको कहते हैं वर्क फंक्शन। तो कहता है कि भैया मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, मैं लिख देता हूं मिनिमम एनर्जी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। तो कहता है कि जो फोटोन आपके पास एनर्जी लेके आ रहा है वो दो जगह काम आएगा। एक तो आपको इलेक्ट्रॉन को फ्री कराना है, और जो बचा हुआ एनर्जी उसको दे के उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करा देना है। अब दो तीन चीजें यहाँ पे निकल के आती हैं कि मान लो ऐसा हुआ कि फोटोन 100 जूल एनर्जी लेके आ रहा है, और फ्री कराने के लिए 120 जूल चाहिए, 120 जूल चाहिए, मतलब बहुत जोर से इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है सरफेस से। तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं बाहर। यहाँ पे बिल्कुल वैसी कहानी, 100 रुपए लेके आया लेकिन इस मेटल सरफेस से पकड़ के रखा, बोला कि भैया 120 रुपए जब मिलेंगे मुझे तभी जाके इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करूंगा, 100 रुपए से तो इसको फ्री ना करने वाला। तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। कहता है कि अगर मान लो कि जितना आपने एनर्जी देना था इसको फ्री कराने के लिए, मान लो कि किसी मेटल सरफेस का एनर्जी वर्क फंक्शन जो था वो मान लो 100 जूल का था, होता नहीं है 100 जूल, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, और फोटोन भी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके आ रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर निकलेगा लेकिन उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, तीन केसेस क्या क्या हो सकता है। तो एक केस ये हो सकता है आपके पास कि एनर्जी ऑफ फोटोन लेस देन हो जाए वर्क फंक्शन के, और वर्क फंक्शन को डिनोट करते हैं फाई से। वर्क फंक्शन क्या है, तो मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए। सो अगर ये केस हो गया तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। कहता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन अगर बराबर हो जाए वर्क फंक्शन के तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, क्योंकि कोई एनर्जी बचा ही नहीं है कि वो आगे मूव कर सके। और थर्ड केस कहता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो यहाँ पे तगड़ा होगा अगर एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा हुआ, तो डेफिनेटली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होगा ही, और साथ में काइनेटिक एनर्जी से भी इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा, मतलब कुछ खास स्पीड से भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा होगा। तो यही तीन पॉसिबिलिटी होती है जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की चर्चा कर रहे होते हैं। अब एक बात अभी स्टेटमेंट दे रहा हूं जिसको ध्यान से सुन लेना। कहता है कि क्या जब कभी भी फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो हमेशा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ये सारी की सारी कहानी प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, मतलब कि ऊपर वाले केस में तो नहीं होगा, ये हमेशा श्योर है। इन दोनों में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आइडियली क्वेश्चंस में हम मान के चलते हैं कि हो रहा है, बट अगर कभी आपको स्टेटमेंट दे दे, कभी असर्शन रीजन दे दे जिसमें पूछ दे कि एनर्जी ऑफ फोटोन फोटो इलेक्ट्रिक से, एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से ज्यादा था, तो क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना श्योर है? नहीं श्योर है। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि किसी भी वजह से, हो सकता है इंटरनल कोलिजन की वजह से, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलने वाला है, वो सरफेस के अंदर में कुछ इस तरीके से बाउंडेड हो कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करा ही ना सके। तो पॉसिबिलिटी है कि भैया आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑफ फोटोन वर्क फंक्शन से ज्यादा है, फिर भी आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। एक पुराना क्वेश्चन भी है जिसमें कहा गया था कि 10 फोटोन आते हैं और 10 फोटोन की जो एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा है। बोल दिया गया था कि एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है। बोलता है बताइए कितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स कितने मिलेंगे? तो उसमें ऑप्शन था 10, 10 से कम, 10 से ज्यादा, या मैक्स टू मैक्स 10। तो वहां पे आंसर होता है दैट इज मैक्स टू मैक्स 10। 10 से कम हो सकता है लेकिन 10 से ज्यादा तो किसी हाल में नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को खास ध्यान रखना है कि भैया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, क्या जो एनर्जी जो निकलने वाला फोटोन है उसकी एनर्जी क्या होगी, कब होगा कब नहीं होगा।
अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि जो जिस एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन निकला वो काइनेटिक एनर्जी तो हमको पता है क्या होगा, कब पता होगा, तो जब एनर्जी ऑफ फोटोन पता होगा और वर्क फंक्शन पता होगा तो हमें काइनेटिक एनर्जी पता होगा। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको होता है पता है, दैट इज हाफ mv²। मतलब यहाँ से हम एक और भी चीज बता सकते हैं कि अगर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, जो कि स्टार्ट में बताया, तो आप उसकी स्पीड भी बता सकते हैं। यहाँ पे एक और भी फॉर्मूला जो बड़ा इंपॉर्टेंट बन के आ जाता है, दैट इज E इंटू वी एस, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, एंड वीएस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचने के लिए रोकता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस एनोड पे चाहिए इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ताकि वो ना पहुंचे, उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल जाए तो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड तक नहीं पहुंचेगा। पोटेंशियल, ठीक है। बहुत बार इस स्टॉपिंग पोटेंशियल की जगह पे एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का भी इस्तेमाल कर दिया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ना, फॉर्मूला आपके लिए सेम रहने वाला है। अगर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल भी बोला तो आप सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि इसी क्वेश्चन में आपसे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम पूछ दे कि भैया जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका मोमेंटम क्या होगा। तो आप चाहें तो आप यहाँ पे सीधे सीधे एक और भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, और वो फॉर्मूला दैट इज, मैं यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन आपको समझा देता हूँ इस फॉर्मूले की, हालांकि सबको याद होगा। तो हमें पता है कि मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv²। चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 मोमेंटम का स्क्वायर बाई m। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि भैया काइनेटिक एनर्जी की जगह पे हम चाहें तो हाफ इंटू मोमेंटम का स्क्वायर बाई मास लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये भी पुट कर सकते हैं, दैट इज 1/2 p²/m, या फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड और लिख देता हूँ, p²/2m। तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम भी पूछ सकता है आपसे। तो ये सारी चीजें इंटर रिलेट करके आपको दी जा सकती हैं। अब आता है कि वर्क फंक्शन में एक और भी टर्म आता है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये क्या होता है? तो कहता है कि ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी फोटोन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए चाहिए होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब इससे कम फ्रीक्वेंसी से अगर फोटोन आएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की संभावना नहीं है। वहीं पे अगर आपको थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे दे तो जस्ट इस डेफिनेशन यही है, बस वहां मिनिमम की जगह मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर आपसे किसी ने कह दिया कि बताइए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है, तो आप कह सकते हैं ये कुछ और नहीं है, दैट इज मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बोलता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए जो मैक्सिमम वेवलेंथ पॉसिबल है इसी चीज को कहते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब मैं फाइनल फॉर्मूले पे आता हूं, एक बार वापस से मैं फॉर्मूला लिख देता हूं जो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके पास सीधे सीधे देखने को कंटिन्यूअसली मिलेगा। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज में फॉर्मूला लिखता हूं, एच न्यू इक्वल्स टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे एच न्यू के बजाय क्या हो सकता है, तो हो सकता है यहाँ एच न्यू के बजाय आपके पास एच सी बाई लेमडा हो जाए। ये दोनों के दोनों किसके लिए होंगे, तो ये दोनों के दोनों होंगे फोटोन के लिए। ठीक है, यहाँ फाई की जगह क्या हो सकता है, यहाँ फाई की जगह हो सकता है एच न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, तो जो अभी आपको बताया था ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसी चीज को बोलते हैं एच, इसी चीज को बोलते हैं न्यू नॉट। तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है इसको डिनोट किया गया है न्यू नॉट से, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है इसको डिनोट किया गया है लैम्डा नॉट से। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि एच न्यू नॉट हो जाए, हो सकता है यहाँ पे एच सी बाई लैम्डा नॉट हो जाए। काइनेटिक एनर्जी के लिए आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, तो ये हाफ mv² हो सकता है, ये आपके पास E इंटू वी एस या फिर VA हो सकता है, और E इंटू VA, या फिर आपके पास ये हो सकता है p²/2m। तो ये सारे के सारे आपके पास फॉर्मूले पॉसिबल है जब आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है।
हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो बात ही खत्म है। नहीं कब होगा, तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर एनर्जी ऑफ फोटोन आपके पास, अगर एनर्जी ऑफ फोटोन लेस देन हो गया वर्क फंक्शन के, तो हमें पता है यहाँ पे कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने वाला नहीं है। डन है क्या मामला? यहाँ तक में अगर कोई समस्या है तो मुझे फटाफट से बताओ, अपन बात करेंगे वापस। सर आपने जो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बगल में लिखा है ये ई क्या है ये? ईवीएस और ईवीए, देखो दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, दिस इज नोन एज एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। मतलब ये गिवन एनर्जी तक पहुंचाने के लिए, गिवन काइनेटिक एनर्जी तक पहुंचाने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस का रिक्वायरमेंट होता है उसको बोलते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ठीक है, उस काइनेटिक एनर्जी को खत्म करने के लिए जिस पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है वो वर्क डन करना होगा जो उस काइनेटिक एनर्जी को खत्म कर दे, उस पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। डन है क्या? यस सर। यस सर। यहां तक के फॉर्मूले में कोई समस्या तो मुझे फटाफट से बताओ, अपन बात करेंगे। चलो थोड़ा सा मैं एक दो चीज और बात करता हूँ, हालांकि ये फिजिक्स का पोर्शन है, केमिस्ट्री का है नहीं, स्टिल मैं बात करता हूँ। ठीक है, चलो मान लो किसी ने कह दिया कि आप एक ग्राफ प्लॉट कीजिए। ठीक है, ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट करने के लिए बोलिए, जस्ट मिनट मैं थोड़ा सा सही करता हूँ। हाँ, मान लो आपको कह दिया कि ग्राफ प्लॉट कीजिए आप न्यू और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। अब आपको यहां से दिखना चाहिए कि यहाँ पे जो न्यू है और ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसके बीच में जो ग्राफ आने वाला है दैट मस्ट बी अ लीनियर कर्व, क्योंकि भैया ये कौन से वाले को फॉलो कर रहा है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बोले कि भैया बताइए इस ग्राफ का स्लोप कितना होगा और इस ग्राफ का इंटरसेप्ट क्या होगा। तो हम चाहें तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? हाँ चलिए, तो हम इस इक्वेशन को लिख के हम यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि भैया यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट क्या होने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दैट इज एच न्यू इक्वल्स टू पाई प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहां से न्यू इक्वल्स टू हो गया 5 एच प्लस काइनेटिक एनर्जी बाई एच। ठीक है, तो यहां से हमें दिख रहा है कि अगर हमें किसी ने बोल दिया कि काइनेटिक एनर्जी का स्लोप बताइए क्या होगा, तो बड़े आराम से बोल सकते हैं कि दैट इज 1/h होने वाला है। इंटरसेप्ट क्या होगा, तो दैट इज 5/h होगा। कैसा बनेगा ग्राफ, तो दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। तो अपने पास ये बन जाएगा स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पे इंटरसेप्ट जो रहने वाला है ये हो जाएगा 5/h, और इसका जो स्लोप आएगा दैट विल बी 1/h। चलेगा क्या? मुझे यहां तक देख के बताओ, कोई दिक्कत है तो फटाफट से। फटाफट से देख के बताओ, ठीक है चलेगा? क्या बोलिए ऋषिका, एटम्स चैप्टर में है, सेमीकंडक्टर नहीं, डुअल नेचर। सर वो डुअल में था ना फिजिक्स के। हाँ फिजिक्स के डुअल नेचर में आपको मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपको बहुत तरह का ग्राफ दे सकता है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ कौन कौन से ग्राफ आपको देखने को मिलते हैं। इंटेंसिटी वगैरह ग्राफ जरूरत नहीं है, जब फिजिक्स में आप पढ़िएगा तो उसमें बात करेंगे। करंट वरेंट कैसे वैरी करता है इंटेंसिटी के साथ, या फिर ये फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे वैरी करता है। बाकी किसी को जानना है तो पूछना, मैं बता जरूर दूंगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपके पास कहानी क्या है। अब देखो, हो सकता है आपको ग्राफ जो है वो फ्रीक्वेंसी ना देके पूरा एनर्जी ऑफ फोटोन वर्सेस आपको दे दे कि भैया स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ बताओ, तो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एनर्जी ऑफ फोटोन और स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो ग्राफ है वो लीनियर आएगा। इंटरसेप्ट क्या होगा, तो आप उसके हिसाब से चेक कर सकते हैं कि भैया न्यू बराबर एच को उठा के पटक देना तो E/h हो जाएगा। ठीक है, आपको किसने बोल दिया फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दो क्या होगा, तो हमें दिख रहा है फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन में ये v² आ रहा है। v² आ रहा है तो आपको दिख जाना चाहिए कि भैया यहाँ जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसा जा रहा होगा, तो वो कहीं ना कहीं आपके पास पैराबोलिक जा रहा होगा। ठीक है, तो ये आपके पास कहानी है
अब किस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर रहे होंगे और किस तरीके से आप चेक कर पाएंगे कि भैया वहां इंटरसेप्ट वगैरह क्या होगा या कैसा ग्राफ बनेगा। डन है। ऐसा तो नहीं है ना ग्राफ्स के चीजें मैं मुझे करवा करवा के बतानी होंगी, जो फिजिक्स वाले पार्ट है। नो डन है। ठीक है, चलो। ओके। तो ये आपके पास कहानी हो गई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, इसे ग्राफ कैसे कैसे बनते हैं, बाकी कुछ पूछना हो तो आप बाद में पूछ लेना, अगर फिजिक्स से रिलेटेड वाली चीज है तो। कुछ क्वेश्चंस करते हैं फटाफट से। चलिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ कह रहा है कि एक मेटल है जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट कर, जो फोटो, अब मेटल जस्ट बिगिन, ये जस्ट बिगिन का मतलब हुआ कि आपके पास काइनेटिक एनर्जी उसके नहीं है, काइनेटिक एनर्जी उसका जीरो है। बोलता है फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करता है, वेवलेंथ 1200 नैनोमीटर, जब उसके ऊपर इंसिडेंट होता है, डिटरमाइन द वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फटाफट से बताइए। मतलब इस केस में काइनेटिक एनर्जी जीरो है। सीधा सीधा इक्वेशन लगाइए, फटाफट से आंसर निकल के आ जाएगा। सॉल्व कीजिए जल्दी से। करो फटाफट से, फिर बात करेंगे आगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.03, 1 पॉइंट, हाँ लगभग इसी रेंज में आएगा। ठीक है। ठीक है चलेगा। बढ़िया। तो ये सारे लोग कर लेंगे, आसान सा क्वेश्चन है। मैं एक बार एक्सप्लेनेशन जरूर देता हूँ इस क्वेश्चन का, कैसे सॉल्व करना है आपको। तो आपको बोल चुका है कि भैया वेवलेंथ 1200 नैनोमीटर है, बताइए इसका वर्क फंक्शन क्या होगा। तो अभी हम जस्ट बात किए थे, फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वर्क फंक्शन बराबर लिखे थे, ये होता है एच न्यू नॉट। ठीक है। और बोला है कि जस्ट बिगिन है, तो हमें पता है कि एच न्यू इक्वल्स टू यहाँ रहने वाला है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, जो कि जीरो हो जाएगा। तो बेसिकली एच न्यू इक्वल्स टू आपके पास वर्क फंक्शन हो जाएगा। अब न्यू तो दिया नहीं आपको, फ्रीक्वेंसी दिया, तो आप यहाँ पुट कर लीजिए, तो एच सी बाई लेमडा इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। अब आपको यहाँ पे भाई साहब चिल्ला चिल्ला के लेमडा दिया हुआ है, आप वर्क फंक्शन निकालो। 1242 वाला फॉर्मूला लगाना है तो वो लगाओ, या फिर आपको जॉन से जिस भी फॉर्मूले में आप कंफर्टेबल है वो फॉर्मूला लगाइए, आपके पास वर्क फंक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है आपसे कि भैया बताइए इसकी। सर हाँ बाबू बोलो। सर हमें एनर्जी जो वर्क फंक्शन है वो जूल में निकालना है, तो वेवलेंथ 1200 नैनोमीटर दिया, तो नैनोमीटर को सर मीटर में चेंज करेंगे ना, 10⁻⁹ लिखेंगे। ऑब्वियसली बिना मीटर में चेंज किए कैसे करोगे, क्योंकि जब हम तो बोल सर रहे हैं, बेटा किसी का आवाज जो है वो इको हो रहा है। ठीक है, एक बार देख लो। एच सी बाई लेमडा जैसे बोल रहे हैं, इसका मतलब है दिस इज इन द एसआई यूनिट। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये मीटर में करना पड़ेगा, ये आपको मीटर पर सेकंड में, ये आपको जूल सेकंड में। एच की यूनिट होती है जूल सेकंड। ठीक है, जूल पर सेकंड नहीं, जूल सेकंड। तो बेसिकली आप जब कभी भी जूल में बात कर रहे हैं तो आपको सबको एसआई यूनिट में लेके चलना है। ठीक है। यस सर। हाँ, चलिए बढ़िया। तो ये आपके पास कहानी। हाँ, जब आपको नैनोमीटर में लेके चल रहे हैं तो आप 1242 बाई जो लेमडा रखिएगा, ये नैनोमीटर में होगा, तो इनसे जो आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपके पास आ जाएगा। ठीक है, चलो। तो ये आपके पास कहानी हो गया। और
थ्रेशोल्ड वर्क, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात हो गई। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछता तो हमें तो सीधे सीधे बोल देते कि भैया फाई इक्वल्स टू ये फॉर्मूला है, तो ये जो लेमडा है मतलब यही जो वेवलेंथ है दैट विल बी द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलता है एक फोटोन है 300 नैनोमीटर, 300 नैनोमीटर उसका वेवलेंथ है, मेटल सरफेस पे हीट करता है, वहां पे उसका वर्क फंक्शन है 2.136 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा और वेलोसिटी क्या होगा। मुझे फटाफट से पहले दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दो, तीसरी जरूरत नहीं, तीसरा कैलकुलेशन है घर पे करते रहना। पहला दोनों सॉल्व कर दो फटाफट से, शुरू हो जाओ। काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। बस कैलकुलेशन और कुछ नहीं, मैथ से सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपको इस तरह के छोटे छोटे डाउट्स ना रहे, किसमें यूनिट पुट करना है क्या करना है। बाकी क्वेश्चंस तो कर सकते हो, फॉर्मूला लगाने आता है, बात खत्म। बढ़िया, चलो एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, सब 1242 लगा रहा है, बहुत अच्छा। कोई मजदूरी करना नहीं चाहता है। चलो ठीक है, तो अधिकतर जनता सॉल्व कर ही चुकी है। ये दिख रहा है, ये लगभग लगभग आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास आ जाएगा। ये आपको 2.136 दिया हुआ है, उसमें से माइनस करोगे तो लगभग लगभग 2 से थोड़ा बहुत कम जो है वो आपके पास काइनेटिक एनर्जी जो है इमिशन का बचने वाला है। बोलता है वेलोसिटी कितना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कन्वर्ट कर लेना जूल में, वेलोसिटी निकल जाएगा। यहां तक में किसी को कोई समस्या है तो जल्दी बता दो, अपन बात करें फिर आगे बढ़े। यहां तक में कोई चीज ऐसा लग रहा है जो नो बॉल बाउंसर हो जाएगा तो फटाफट से बता दो। नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। सो आगे कहानी पे बात करते हैं। सो ये आपके पास हो गया मोटे मोटे तौर पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कहानी, ग्राफ वगैरह ठीक है, इंटेंसिटी वगैरह का जब जरूरत पड़ेगा तब देखा जाएगा। ठीक है, चलो अगर कोई क्वेश्चन मिल जाए तो पूछ लेना, बाकी अभी डिस्कस नहीं करना। नेक्स्ट अपन आते हैं, दैट इज, ये क्वेश्चन और भी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप आराम से घर पे करते हैं ना, पीडीएफ में भी रहेगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, देख लो इसको और मुझे बता दो, नहीं होने वाला हो तो बता दो, अभी बात कर लें इस पे। क्वेश्चन देख लो तो एक बार, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपको दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी पूछा है, रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी दिया है, हो जाएगा। मुझे फटाफट से मैसेज करके बताओ हो जाएगा नहीं होगा। यस नहीं होगा तो अभी सॉल्व करेंगे, हो जाएगा तो बस आगे बात। हो ठीक है, जाएगा। चलो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, पढ़ो एक बार इस क्वेश्चन को। सेकेंड एक्साइटेड का मतलब होता है थर्ड ऑर्बिट। ठीक है, फर्स्ट देखो, अगर जो लोग भूल गए हैं, ग्राउंड स्टेट का मतलब हुआ फर्स्ट, फर्स्ट एक्साइटेड का मतलब हुआ सेकंड, सेकंड एक्साइटेड मतलब थर्ड, थर्ड एक्साइटेड मतलब फोर्थ। ठीक है, तो ऑर्बिट नंबर इससे ध्यान रखिएगा। बाइंडिंग एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी, चलो कितने लोगों को लगता है क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, जरा मैसेज करो तो। मैसेज करो, बताओ कितने लोगों को लग रहा है कि बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई स्ट्रगल नहीं है इस क्वेश्चन में। और कोई मैसेज नहीं आ रहा है, सॉल्व करो सारे लोग फटाफट। अगर ऐसा लग रहा है कि भारी सा क्वेश्चन है तो अभी सॉल्व करो, शुरू हो जाओ।
सर सॉल्व कैसे करना है ये? हाँ, सॉल्व कैसे करना है, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बोलता है एक हाइड्रोजन जैसा एटम है जिसका सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। इन हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज इलेक्ट्रॉन इज इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। बहुत बढ़िया। बोलता है इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द फोर्थ स्टेट ऑफ दिस स्पीसीज इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान से समझो, कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो रखा हुआ है राइट नाउ, वो है इलेक्ट्रॉन जो है वो है सेकेंड एक्साइटेड मतलब थर्ड ऑर्बिट में। कहता है कि फोर्थ ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो आपके पास है 13.6। बाइंडिंग है मतलब बाइंडिंग बोल दिया तो निगेटिव हटा दिया, तो मोटे तौर पे आपके पास फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी है दैट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी दी हुई है यहाँ पे। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पूछा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है। चलिए, पहला 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन कैन सेट फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द सैंपल। अब तुमको ये समझना पड़ेगा कि सेकेंड एक्साइटेड की एनर्जी है कितनी, ताकि उसको फ्री कराने के लिए चाहिए होगा एनर्जी। चलो, फोर्थ की एनर्जी अगर हमको पता है तो क्या थर्ड की एनर्जी कितनी होगी हम नहीं बता सकते हैं? ये बता मुझे। हमें पता है कि एनर्जी एटम में बोर्स ऑर्बिट में एनर्जी जो है, यहाँ ध्यान दो, बोर्स एटम में जो एनर्जी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर पे। तो हमको पता है कि भैया फोर्थ के लिए पता है, तो क्या थर्ड के लिए हम एनर्जी कितना बाइंडिंग होगा नहीं बता सकते। और अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी पता है तो उसको फ्री कराने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा फोटोन से हम नहीं बता सकते हैं। अगर उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देंगे, वो इलेक्ट्रॉन वहां से फ्री हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर उसकी बाइंडिंग एनर्जी 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसको फ्री कराया जा सकता है, नहीं है तो नहीं करा सकते। डन है क्या? अच्छा, यस सर। फोर्थ नहीं, ये फोर्थ एक्साइटेड स्टेट दिया है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द फोर्थ स्टेट ऑफ द फोर्थ स्टेट दिया है ना। देखो ये क्वेश्चन का थोड़ा सा एरर है, मतलब ये फोर्थ एक्साइटेड बोलना चाहिए था। अगर फोर्थ एक्साइटेड बोलता तो हम फिफ्थ लेते, अगर फोर्थ बोला हुआ है तो सिर्फ फोर्थ लेंगे। ठीक है, तो एक बार चेक करके देख लेना। ठीक है, अब ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन में तो एरर है, लैंग्वेज का थोड़ा पंगा तो है। बट ये बताओ कि चेक हो जाएगा नहीं होगा, मुझे ये बता दो। फिफ्थ मान के ही सही सॉल्व कर लो। डन है? चलेगा? ठीक है। सेकेंड बोलता है कि फोटोन ऑफ 3 डिफरेंट एनर्जी विल बी ऑब्जर्व्ड इफ द इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन अप टू ग्राउंड स्टेट फ्रॉम द सेकेंड एक्साइटेड। बोलता है थर्ड से फर्स्ट में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कितने तरह के फोटोन्स रिलीज करेगा। लास्ट क्लास में बात कर चुके थे फॉर्मूला n2 माइनस n1 n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो इस फॉर्मूले को लगा के चेक कर लेंगे कितने तरह के स्पेक्ट्रल लाइंस आ रहे हैं। अगला बोलता है इफ 23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन इज इंसिडेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, सर वो काइनेटिक प्लस एनर्जी ऑफ वन नहीं इजेक्टेड था फिर से बोलो। सर, वो n2 माइनस n1 प्लस 1 था ना? प्लस वन ही लिखा है, वो एक्चुअली ठीक से नहीं लिखा गया। ठीक है, ओके सर। तो कहता है कि इफ 23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन को इंसिडेंट किया सेकेंड एक्साइटेड में तो काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड फोटोन का 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। चेक करके देख लेंगे। अगर सेकेंड एक्साइटेड की एनर्जी 21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई तो 23 में से 21 उसको निकालने में चला जाएगा, तो बचा हुआ जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो काइनेटिक एनर्जी में जाएगा। चेक करके देख लेंगे। सर बी बोलता है स्टेटमेंट सेकेंड, तो ट्रू है ना? देख लेना, चेक करना, मुझे नहीं पता कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रू सर है थ्री फॉल्स है। आ रहा है सर। जो भी यार, देखो मुझे आंसर नहीं पता इसका, वो तुम सर खुद से चेक जैसे कर लेना, मैं 2 तरीका बता टाइम्स दे रहा हूँ। 6 करेंगे ठीक है, डिवाइड 3 आ रहा चलो ठीक है। बोलता है। है इसका सेकेंड लाइन आंसर ऑफ है अच्छा, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज का मतलब क्या हुआ, जल्दी से बता मुझे। सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज कौन होगा? सर 4 से 2 में जा रहा है। 4 से 2। तो बोलता है कि 4 से 2 जब जा रहा है तो सेम, बोलता है सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ दिस सैंपल हैज द सेम एनर्जी वैल्यू फॉर द फर्स्ट एक्साइटेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट एक्साइटेशन का मतलब हुआ कि फर्स्ट से सेकंड जाने में। तो बोलता है जो 1 से 2 जाने में है वही 4 से 2 भी जाने में होना चाहिए। चेक करके देख लेना। ये सर पर बताओ ये इसको क्वेश्चन हो जाएगा नहीं होगा, जल्दी से बता मुझे। अच्छा मल्टीपल चॉइस है ये? हाँ देखो, यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सॉरी, इज दिखा है, गलत है, लैंग्वेज आर लिखना चाहिए था, बट ठीक है। ओके सर। बड़े आगे। यस सर। कोई ऐसा है जिसको अभी भी लगता है इसमें समस्या है तो पूछ लो।
नहीं है। सर पर ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है ना, सारे ऑप्शंस सही देखने पड़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं, हाँ क्वेश्चन ऑप्शन तो देखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को चेक करो। कह रहा है कि बताइए ऑफ 25 वॉट बल्ब एमिट्स अ मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब हुआ कि सिंगल फोटोन, सिंगल तरह का फोटोन होगा, मतलब एक ही तरह का वहां पे वेवलेंथ देखने को मिलेगा। उसका वेवलेंथ भी आपको दे दिया है। बोलता है रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटोन पर सेकंड कितना होगा, मतलब एक सेकंड में कितना फोटोन निकलेगा। चलो व्हाट इज द पावर, पावर बराबर क्या होता है, तो पावर हमें पता है दिस इज बेसिकली डी बाई डी टी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम, आसान भाषा में बोला जाए तो, ठीक है। चलिए तो इसको फटाफट से देखते हैं। सो बेसिकली पावर बराबर, मैं इसका थोड़ा फॉर्मूला आपको डेरिवेशन दिखा देता हूँ ताकि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाने आ जाए। लॉजिकली भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एनर्जी पर यूनिट टाइम। अब मान लो कि कोई बल्ब कितना फोटोन रिलीज कर रहा है, तो मान लो एन फोटोन रिलीज कर रहा है। एक फोटोन की एनर्जी होती है एच सी बाई लैम्डा, और पर यूनिट टाइम रिलीज कर रहा है तो डिवाइड बाई टी कर लिया। सो बेसिकली अपने को पता चल गया यहाँ से फॉर्मूला कि पावर इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम इनटू एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन। तो यहाँ से आप सीधे बोल सकते हैं कि पावर जो होगा दैट इज रेट ऑफ एमिशन मल्टीप्लाइड बाई एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन, ठीक है। तो ये आपके पास पावर का एक तरीके से फॉर्मूला बन के आ जाता है। अब आपको इस क्वेश्चन में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया वेवलेंथ इतना है तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकल जाएगा एससी बाई लेमडा से, पावर आपको दिया हुआ है, रेट ऑफ एमिशन निकाल लोगे, हो जाएगा क्या ये, जल्दी बताओ। यस सर। यस सॉल्व सर। कर लीजिएगा घर पे। अच्छा म्यू दिया है, म्यू का मतलब क्या हुआ, 0.5 म्यू एम, कितना पावर चढ़ाइएगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, पावर माइनस कितना, मैसेज करो, मैसेज आवाज नहीं आ रहा है। सर 10 की पावर माइनस 6। ठीक है बढ़िया। सर ये आपने पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ एमिशन, ये समझ नहीं आया। नहीं समझ में आया, ठीक है चलो। देखो पावर का मतलब क्या होता है ना, पावर का मतलब होता है कि एक सेकंड में कहीं पे कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है या कंज्यूम हो रही है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी को बोलते हैं बेसिकली पावर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। चलिए अब मान लो कि कोई बल्ब है, ये बल्ब क्या कर रहा है, बहुत सारा फोटोन रिलीज कर रहा है, बहुत सारा फोटोन यहाँ से निकल रहा है। अब कहता है कि भैया बताइए एक सेकंड में कितने फोटोन निकल रहे हैं, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। यही आप क्वेश्चन में पूछा है, रेट ऑफ एमिशन का मतलब हुआ एक सेकंड में कितने फोटोन, रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटोन पर सेकंड। अच्छा एक सेकंड में कितना फोटोन निकल रहा है, मतलब कि एक सेकंड में कितनी एनर्जी निकली पहले ये पता कर लेते हैं, और एक सेकंड में कितनी एनर्जी निकली पता चल जाएगा। तो हमें पता है कि टोटल एनर्जी जो होगा वो होगा n टाइम्स, मुझे नहीं पता कितने नंबर ऑफ फोटोन्स होंगे, मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ अ सिंगल फोटोन, यही होगा टोटल एनर्जी। और ये कितने देर में, तो एक सेकंड के अंदर में, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ फोटोन एक सेकंड में कितने रिलीज हुए, सो हमें पता चल जाएगा दैट इज टोटल एनर्जी बाय एनर्जी ऑफ फोटोन। अब एक सेकंड में जो टोटल एनर्जी यहाँ पे रिलीज होने वाला है, तो एक सेकंड में जो एनर्जी होता है उसी चीज को क्या बोलते हैं, पावर। पावर बराबर क्या हो गया, एन इंटू एनर्जी ऑफ फोटोन। ये एन क्या था, तो एक सेकंड में रिलीज हुआ नंबर ऑफ फोटोन्स, एक सेकंड में रिलीज हुआ नंबर ऑफ फोटोन्स का मतलब क्या हुआ, टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स बाय टोटल टाइम, तो पर सेकंड कितना रिलीज हुआ पता चल गया। ये जो टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट टाइम है, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ एमिशन। चलेगा क्या, यस सर। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ना थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस भी आते हैं, बोलेगा क्या कि पावर तो इतना है बल्ब का, और बोलेगा कि उस बल्ब की जो इफेक्टिवनेस है वो 30% है, बताइए रेट ऑफ एमिशन क्या होगा। तो पावर का आप पहले 30% निकाल लीजिएगा, और 30% निकाल के आप इस फॉर्मूले में चिपका दीजिएगा, बात खत्म, डन है। यस सर। चलिए ठीक है। सो नेक्स्ट अपन आते हैं, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं, थोड़ी सी कुछ कुछ चीजें और भी हैं, एक बार दिखाता हूँ, अब इसको देख लेना। देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज है, अपन बात कर चुके हैं, बट यहाँ लिखा हुआ है क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी, मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। वही है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे से, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन जो दोनों प्लेन कट करते उसी के डायरेक्शन में हो रहा होता है, उसी लाइन के
एक तरीके से कह सकते हो उसी लाइन पे मूव कर रहा होता है, या उसी लाइन को हम बोल रहे होते हैं, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव। ठीक है, आगे बोलता है कि भैया इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, इनका जो स्पीड है वो सेम एज अ स्पीड ऑफ लाइट है, लाइट की भाई बहन है ये। अगला कहता है कि भैया वो सोर्स को अपने छोड़ देते हैं, ठीक है, मतलब वो सोर्स से अपने बाहर निकल जाते हैं, वो सोर्स से उनका कोई खास लेना देना नहीं है, निकल गए तो निकल गए, और उनका वेवलेंथ है सी बाई न्यू। इसकी पूरी फैमिली जो है अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होता है, इस स्पेक्ट्रम में कहते हैं कि सबसे ऊपर जो इनकी बहन बैठी है दैट इज गामा रे, गामा के बाद बैठा है यूवी, सॉरी एक्सरे, सबसे ऊपर बैठा हुआ है गामा, गामा के बाद बैठा हुआ है वही एक्सरे जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं हड्डी टूट जाने पे पता करने के लिए। फिर आता है आपके पास यूवी, फिर आपके पास आता है विजिबल रेंज, विजिबल रेंज में आपके पास वही विब्योर आ गया, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है इंफ्रारेड, फिर आपके पास आ जाता है माइक्रोवेव, और सबसे लास्ट में आ जाता है आपके पास रेडियो वेव। ये पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देख रहे होते हैं। ऊपर से नीचे कह रहे हैं कि अपने पास वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज होता है, और नीचे से ऊपर जो आप देखिएगा इस साइड में, हाँ यहाँ वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, और इस साइड चले जाए तो अपने पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। जिस भी वेव की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी ट्रेवलिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी लेकिन एनर्जी कम होगी, जिस भी वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी तो ज्यादा होगी लेकिन ट्रेवलिंग कैपेसिटी कम होगी। जिस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी ज्यादा होगी वो किसी के लिए भी ज्यादा डेंजरस है। नेक्स्ट थिंग कि जिस भी वेव की वेवलेंथ ज्यादा है, चूंकि उसकी ट्रेवलिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इसी वजह से अपने पास जैसे रेडियो सिग्नल्स वगैरह होते हैं, टीवी सिग्नल्स होते हैं, या जो इंफ्रारेड है ये काफी दूर से भी काम कर रहा होता है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि रेड लाइट को एज ए डेंजर इस्तेमाल किया जाता है। मैं भी जब लिख रहा होता हूँ तो रेड का ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे ये डिफ्रैक्ट, मतलब यहाँ पे ये एक तरीके से समझो कि रिफ्रैक्शन होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। थोड़ा इस तरह के जो रेड लाइट हुआ या इस तरह की जो भी चीजें हुई, जो भी इस तरह के वेव्स होते हैं, इनको अपने पाथ से डिफ्लेक्ट होने के लिए इन कंपैरिजन टू अदर्स थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगता है। मोटे मोटे तौर पे समझो इनकी ट्रैवलिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इसी वजह से हम दूर से दिख जाए कि भैया रेड सिग्नल है, आपको खतरा है, नहीं जाना है, इसीलिए वहां पर रेड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एनीवेज ये सब फालतू चीजें हैं, काम की चीजें जो है वो आपको लेफ्ट में लिखी हुई है, देख लीजिए, कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? ये आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। अगले क्लास में थोड़ा सा मैं इस पे वापस से डिस्कस कर दूंगा, थोड़ा हाइजेनबर्ग पे बात कर लेते हैं। कितना टाइम बचा हुआ है? वो टाइम तो काफी कम बचा हुआ है स्टिल। चलो अगले क्लास में कंटिन्यू करूंगा हाइजेनबर्ग, थोड़ा मैं समझाता हूँ अभी। तो हाइजेनबर्ग साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि कोई भी फास्ट मूविंग पार्टिकल जो है, और जो बहुत छोटा पार्टिकल है, पहले तो बहुत छोटा हो, माइक्रो हो और फास्ट मूविंग हो, तो कहते हैं हाइजेनबर्ग साहब कि भैया इसका मोमेंटम और इसका पोजीशन दोनों एक साथ सही सही बता पाना इम्पॉसिबल है, आप नहीं बता सकते। मोमेंटम मतलब मोमेंटम पकड़ने जाओगे तो पोजीशन गड़बड़ हो जाएगा, पोजीशन पकड़ने जाओगे तो मोमेंटम गड़बड़ हो जाएगा। तो कहते हैं इन दोनों में कुछ ना कुछ एरर जरूर होगा, और वो जो एरर है वो h/4 से तो बड़ा होगा हर हाल में। कितना ही आप प्रयास कर लीजिए, कितना ही आप एक्यूरेसी लेके आ जाइए, ये डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स मतलब एरर इन मोमेंटम और एरर इन पोजीशन h/4 से ज्यादा होगा। इसी चीज को लिखने का एक और भी तरीका होता है, अगर आप चाहें तो आप इसको एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि दैट इज डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4 बहुत बार ये h/4 ना देके डायरेक्ट कांस्टेंट के फॉर्म में भी देता है। डायरेक्ट कांस्टेंट क्या होता है? तो h का ऐसे मुंडी कटा हुआ, ये इक्वल्स टू होता है h/2 के बराबर होता है। ठीक है, तो बहुत बार आपको दिख जाएगा कि ऐसे भी लिखा रहेगा, दैट इज h का मुंडी कटा हुआ डिवाइड बाई 2, इसका मतलब वही है। ठीक है, सो मोटे मोटे तौर पे आपके पास कहानी हो गई कि चलो डायरेक्ट कांस्टेंट अपने काम का नहीं, तो मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, सो यही आपके पास है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। अगले क्लास में मैं इसको आगे कंटिन्यू करूंगा, आज काफी टाइम हो चुका है। ठीक है, इस चीज को यहीं पे रोक देते हैं, क्लास अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी यहाँ तक में कोई समस्या है तो मुझे फटाफट से बता दो। चलो, तो ये उम्मीद है कि यहाँ तक अगर टेस्ट में आ भी जाए क्वेश्चन तो आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, ये उम्मीद कर रहा हूँ आपसे, यहाँ तक अगर क्वेश्चन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है।
ओके सर, चलिए ठीक है। बाय सर, तो थैंक आज यू। की सब ओके बाय बाय। तो आज की सभा यहीं विराम लगाते हैं और थोड़ा सा स्पीडली अपन चले हैं आई गेस। ठीक है, चीजों को समझ में आ गई होगी और टेस्ट में नहीं आप थोड़ा अच्छा चाहिए परफॉर्म सर, करेंगे। स्पीड आपकी। चलो ठीक है, ओके बाय बाय। बाय बाय। बाय सर। बाय।